हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीवी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये देखिए आपका है साइंस का सेट 1 2025 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर। तो इसके जो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, इसके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो आगे के इसके सेक्शंस हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे। और आपको ये सारे जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो भी हमारे पेपर्स बनते हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर थोड़ा सा पैटर्न मिलता जुलता होता है। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको देखो, सबसे पहला आपका जो सेक्शन डी है इसका है आपका, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो 34 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इसमें ए पार्ट दिया आपको, ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखो ब्यूटीन में हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला C4H8। तो इसके हम 2 फॉर्म बना देंगे, आइसोमेरिक फॉर्म सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट इसका नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला आपका देखो, यहाँ पर जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो जो भी हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है तो उसकी हम नंबरिंग हमेशा फर्स्ट से करते हैं। तो आपका क्लोरीन नंबरिंग 1 पे देंगे और हमारा ये हो जाएगा, अब यहाँ पे कार्बन कितने 3, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड इसका आपका दिया है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है। यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आपका 2 ब्यूटेनोन, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन्स है। नेक्स्ट है आपका इसका थर्ड पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, मेंशन वन एसेंशियल कंडीशन ईच फॉर द दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। फर्स्ट है आपका एथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो देखो, जब भी हमारा एथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडेशन जाता है तो यहाँ पर कोई भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और हमारा ये एथेनॉल को हर CO2 वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और साथ ही साथ हीट और लाइट को रिलीज करता है। तो यहाँ पे एसेंशियल जो कंडीशन है, दैट इज sufficient amount of oxygen and a strong oxidizing agent like आपका acidified potassium dichromate. नेक्स्ट है आपका प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। हाइड्रोजनेशन मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज निकल कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं आपका, निकल पैलेडियम, एंड टेम्परेचर शुड बी 150 डिग्री सेल्सियस। आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यानी कि ये आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये प्रोपीन से प्रोपेन में चेंज हो जाएगा। थर्ड है आपका एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल। एथेनोइक एसिड यानी कि आपका एसिटिक एसिड प्लस आपका एथेनॉल यानी कि C2H5OH, दोनों की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जब एक एसिड और एक अल्कोहल की रिएक्शन होती है तब हमारा क्या बनता है, ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे प्रेजेंस होगी हमारी कंसनट्रेटेड H2SO4 की और आपका बनेगा एथिल एथेनॉइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर प्लस वाटर। नेक्स्ट है आपका इसका बी पार्ट। बी पार्ट में फर्स्ट ऑप्शन, अ कार्बन कंपाउंड X इज अ गुड सॉल्वेंट, ऑन रिएक्शन विद सोडियम X forms 2 products Y and Z. Z is used to convert vegetable oil into vegetable ghee. Identify and name X, Y and Z. Also write the equation of reaction X with sodium to justify your answer. तो यहाँ पे देखो हमारा सोडियम इसमें रिएक्शन कर रहा है, तो यानी कि ये आपका कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें हमारा सोडियम डिसॉल्व हो सके, तो गुड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर X हमारा क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल की जब रिएक्शन सोडियम से होती है तो आपका बनता क्या है, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, ठीक। तो आपका X क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, Y आपका क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड, एंड Z इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट आता है, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल बर्न्स इन
ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमारा एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो हमारा CO2 बनेगा एंड वाटर। तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी एथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में आपके CO2 एंड वाटर। एथिल अल्कोहल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर आपका जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो आपका ये क्या बनाता है, एथीन प्लस वाटर। थर्ड है इसमें रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर जो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो कि एथिल अल्कोहल को चेंज कर देता है एसिटिक एसिड एंड वाटर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी। तो ओवरी का मेन जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एग्स यानी कि फीमेल गैमेट्स, और आपके जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दोनों का प्रोडक्शन आपका ओवरी से ही होता है। नेक्स्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में जो एग का फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। यूट्रस। तो यहाँ पर जो फीटस का ग्रोथ है वो यूट्रस में होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इनके फंक्शन। सेकेंड है इसका स्टेट ब्रीफली 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। तो यहाँ पर जो ह्यूमन मेल्स 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है दैट आर वैसेक्टोमी एंड कंडोम्स। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। बी का फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी के ही स्टिग्मा तक यानी कि सेम फ्लावर में ही हमारा मेल और फीमेल का फ्यूज़न हो रहा है तब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचते हैं या फिर किसी दूसरे प्लांट में, तब वो क्या कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। इसका बी पार्ट में दिया है आपको, देखो एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक ABC 3 पार्ट दिए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये देखो मेनली आपका जो दिया है ये प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो शो हो रहा है। तो जो ए पार्ट है आपका दैट इज स्टिग्मा। बी आपका देखो यहाँ पर स्टिग्मा पे एक पॉलन ग्रेन्स रखा है जिससे पॉलन ट्यूब निकल रही है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट है आपका सी। तो सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल जर्म सेल। अब ए जो है आपका स्टिग्मा, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है वो अट्रैक्ट होते हैं स्टिग्मा पे, वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक, उसी के थ्रू हमारा पॉलन ट्यूब बनती हुई अंदर जाती है। तो बी आपका पॉलन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारा मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन्स का, तो वो पॉलन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, फीमेल गैमीट के पास, ठीक है। और सी आपका जो फीमेल जर्म सेल है ये फ्यूज हो जाएगी मेल गैमीट के साथ एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा एंड फ्रूट का प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आपको दिया है द पावर ऑफ लेंस X is -2.5 diopter. Name the lens and determine its focal length in centimeter. For which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens as a corrective lens? तो सबसे यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे माइनस पे पावर दी हुई है यानी कि आपका ये कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस की माइनस में फोकल लेंथ होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो यहाँ पर हम पावर को अपॉन में कर देंगे 1/2.5। अब जो पावर है हमारी, तो इसमें जब भी हम फोकल लेंथ लेते हैं तो मीटर में लेते हैं, तो आपकी जो भी हमारी फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आती है। तो हमारी 0.4 मीटर आएगी, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस है, तो ये अब पूछा गया विच आई डिफेक्ट्स में इसका यूज़ होता है। तो
जो मायोपिया है यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे कॉनकेव लेंस और आपका डिसीज क्या हो जाएगा, मायोपिया। 36 का सेकेंड पार्ट दिया है, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम फॉर अ लेंस इज -2 using new Cartesian sign convention, considering that an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of this lens, state the nature of image form। यहाँ पे देखो आपकी मैग्निफिकेशन क्या है, -2। ठीक, अब हम लेंस का जब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। आपको m की वैल्यू -2 दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, -20। तो यहाँ पर आपका v जो आएगा वो कितना आ जाता है, सॉल्व करने पे आपका -40 सेंटीमीटर। अब -40 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है वो भी किधर होगा, जहाँ पर हमारा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पुट है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो m की वैल्यू क्या है, -2। ठीक, तो माइनस का मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी है, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बन रही है, तभी ये माइनस की वैल्यू है। अब 2 है यानी कि मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अब इसमें आपसे पूछा गया है जो फर्स्ट ऑप्शन में द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो देखो आपका इमेज अब -2 है, तो माइनस की वैल्यू है मैग्निफिकेशन, यानी कि आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। 2 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, तो आपका जो इमेज है वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी कि जस्ट डबल होगा। 2 टाइम्स आ रहा है तो यानी कि डबल होगा। पोजीशन ऑफ द इमेज -40 आ रहा था आपका v की वैल्यू, तो यानी कि उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ पर हमारा इमेज है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, ये आपका माइनस आ रहा है यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, -2। थर्ड इसमें आपका दिया है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज A and B are 10 centimeter and 20 centimeter. Which one of the two will show higher degree of convergence and divergence? Give reason to justify your answer. तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारी फोकल लेंस है दोनों आपको कैसे दी हुई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स आपके ये कॉन्वेक्स लेंस है, एंड कॉन्वेक्स लेंस हमारे कन्वर्जिंग होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ क्या पता करनी है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। अब जो पावर है लेंस की दैट इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ, तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, तो जब हम 1/10 करेंगे तो वैल्यू ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा आएगी। तो यानी कि जो 10 सेंटीमीटर वाला होगा फोकल लेंथ का लेंस, उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले की कन्वर्जिंग पावर कम होगी। यानी कि P की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो वो कन्वर्जिंग होगा, माइनस में है तो वो डाइवर्जिंग। नेक्स्ट है आपका B, इसमें ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, इसमें आपको एक ग्लास स्लैब का कंप्लीट आपको इंसिडेंट रे शो करनी है, आपको रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन एंगल, इमर्जेंट रे, और आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपको पूरा डायग्राम आपको शो कर देना है। सेकेंड है इसमें स्टेट स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ की आपको डेफिनेशन लिख देनी है। मेनली जो आपका स्नेल्स लॉ है इसको हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा मीडियम है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं sin I/sin r, दैट इज स्नेल्स लॉ फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इसकी थ्योरी अभी लिख देना और इस तरह से फॉर्मूला आपको डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट है इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस अगर हम लेते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है
वो आपका वर्चुअल इमेज बनाता है जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है लेंस और फोकस के बीच में। और कॉनकेव लेंस आपका किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करेगा। बात आती है मैग्नीफिकेशन की, तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनती है और हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी। कॉनकेव लेंस हमेशा डिमनेस्ड इमेज का ही फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि इसकी मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम ही होगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई आता है जिसमें आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी क्वेश्चन में मेन आपको जब भी सॉल्व करना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, जितना आपको केस किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस हो उसके आंसर आपको उसी से मिल जाए। बस आपको ये समझ में आ गया कि ये किस चैप्टर का है, अब आपको उस चैप्टर से ये क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से आपको निकालना है। तो ये केस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए दिया जाता है कि ये आपके किस चैप्टर से दिए गए। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है 37 में, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। Common salt is separated from these salts. Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt and is mined like coal. The common salt is an important raw material for chemicals of daily use. Write balanced chemical equation to show the products formed during electrolysis. देखो क्या होता है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है होता है, तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कैसा होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो जो भी सोडियम होती है वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसकी जो हमारी बैलेंस रिएक्शन है वो इस तरह से हो जाएगी, 2NaCl + 2H2O, आपके 2NaOH बनेंगे एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन। अब क्लोरीन आपका कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हमें एनोड पे मिलेगा, हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट पे पूछा है बी में, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एनी वन प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो यहाँ पर देखो, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमारे 3 प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम किसी एक के 2 यूजेस दे सकते हैं, तो जैसे आप क्लोरीन के दे सकते हैं। तो क्लोरीन गैस जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होती है फॉर वाटर एंड स्विमिंग पूल एंड ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप किसी के भी यूजेस दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दे सकते हैं, क्लोरीन के या हाइड्रोजन के, किसी के भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, a mild corrosive basic salt A used for better cooking is strongly heated to produce a compound B। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग फास्टर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम सोडा लेते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा। तो यानी कि आपका ए क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब जब हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बी बनता है। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करने पे क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बी हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब जो आपका बी कंपाउंड है ये यूज़ करते हैं हम लोग फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है एंड रिएक्शंस लिखना है व्हेन ए इज हीटेड। तो आपकी रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2NaH3 हीट है तो आपका बना Na2CO3 + वाटर + CO2, और आपका बी कंपाउंड क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, ए आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका, इसमें ऑप्शन में दिया है सी पार्ट, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स दैट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बाउंड टू अ सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स इन अ क्रिस्टल लैटिस फॉर्मिंग अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब इसके 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के, क्रिस्टलाइज वाटर के होते हैं। कॉपर सल्फेट, इसमें आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल
क्रिस्टल्स के फॉर्म में अटैच हो, यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2। ठीक, नेक्स्ट है आपका 38। ये आपका दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले केस को पढ़ना है, समझना है कि ये आपका किस चैप्टर से। The maintenance functions of all living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in a class or even asleep, this maintenance job has to go on. These maintenance processes require energy to prevent damage and breakdown of cells and tissues, which is obtained by the individual organism from the food prepared by autotrophs called producer. तो यहाँ पर देखो मेनली ये डिफाइन किया गया है कि हमें रेगुलर क्या है एनर्जी की जरूरत पड़ती है हम काम करने की बॉडी में जो भी डैमेज या रिपेयरिंग टिश्यूज़ की सेल्स की रहती है, तो उसके लिए कॉन्टीन्यूस हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब देखो केस में आप क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछे जाएंगे, तो बस आप ये समझ जाइए कि आपको ये किस चैप्टर के केस स्टडी है। ठीक है, और उस चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है, इसमें करते क्या है प्लांट्स, वाटर, CO2, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो आपको क्या हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल आपके CO2 के प्लस 12 मॉलिक्यूल वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, बनेगा आपका ग्लूकोज। इसका वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। नेक्स्ट आपके इसके क्वेश्चन है, स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट्स अकर दैट इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट। तो देखो जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि वाटर सफिशिएंट उनको मिलता है, एटमॉस्फेयर सही होता है, तो वो हमारे दिन में भी CO2 ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा वाटर का डिफिकल्टी होती है कि वो स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते। अब जब तक वो स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे तब तक उनको CO2 नहीं मिलेगी, CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो उनमें एक अलग तरह की प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड कैम फोटोसिंथेसिस, CAM, यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है वो रात में कैसा होता है, कूल होता है, और उस टाइम पर प्लांट्स को अपने स्टोमेटा ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दिन में अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे तो उनका वाटर जो है थोड़ा बहुत उनके पास वो भी क्या होगा, निकल जाएगा, ट्रांसपायरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए वो अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। अब नाइट में क्या होता है, मौसम होता है कूल, तो वो अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, रात में ओपन करेंगे और जितनी CO2 कलेक्ट करना है एटमॉस्फेयर से वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब CO2 को वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले करते क्या है, वो CO2 को कन्वर्ट करते हैं एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक एसिड में, दैट इज कॉल्ड मैलेट, और वो प्लांट सेल में स्टोर हो जाती है। अब जब सुबह सन निकलता है तो सनलाइट तो मिल गई, अब CO2 उन्होंने क्या कर लिया था, रात में स्टोर करके रख लिया था। अब ये जो मैलेट फॉर्म हुआ है, अब ये वापस किस में चेंज होता रहेगा, CO2 में। एटमॉस्फेयर से उनको सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो दिन में आप क्या करेंगे, वो अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और फूड बना लेते हैं। तो ये आपका डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं उनकी ये कैम फोटोसिंथेसिस पूरी इस तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है C ऑप्शन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाट हैपेंस rate at which the green plants will prepare food. फर्स्ट आपको दिया है ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर। अब देखो हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अब क्लाउडी वेदर होगा तो सनलाइट तो एब्सेंस होगी, जब सनलाइट एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस के रेट बट ऑब्वियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड उससे पूछा गया है व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट। अब स्टोमेटा अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो भाई CO2 तो स्टोमेटा के थ्रू ही आ रही है, तो स्टोमेटा जब ब्लॉक हो गए CO2 नहीं आ पाएगी तो भी हमारी फोटोसिंथेसिस रेट
कम हो जाएगी। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी हमारी चारों चीज़ें हैं, अगर उसमें किसी एक चीज़ की कमी हो गई तो खाना नहीं, जैसे हमारे घर में भी होता है, अगर गैस नहीं है, खाना है, सब्जी है, तो भी खाना नहीं बन सकता, या गैस है सब्जी नहीं है तो कैसे। इसी तरह से यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, वाटर, CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर कोई भी एक कम हो रहा है तो रेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 39 केस स्टडी क्वेश्चन। In our homes, we receive the supply of electric power through a main supply, also called mains, either supported through overhead electric poles or by underground cable। तो ये पहले तो हमारे ओवरहेड पोल्स ही लगते थे, अभी कुछ टाइम से सरकार ने अंडरग्राउंड केबल का अरेंजमेंट कर दिया है। इससे हमारी क्या होगी, जो लाइट बीच बीच तार टूटते रहते हैं या करंट लगता रहता है या चोरी होती है, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर ऑफ दिस सप्लाई इज 220 वोल्ट। ठीक है, पता ही हमें। तो आपको जो हमारी जो लाइन आती है लाइट की, तो इंसुलेशन कलर्स होते हैं कुछ इसमें, जैसे हमारे जो लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थिंग वायर हो गया, तो इनका कलर कैसा होता है। तो देखो, जो हमारा लाइव वायर होता है इसका रेड कलर होता है, न्यूट्रल वायर का ब्लैक या ब्लू कलर होता है, और अर्थ वायर का ग्रीन कलर होता है। अब आपका बी ऑप्शन पूछा गया है, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट सो दैट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। तो यहाँ पर हमें पावर दी है, इलेक्ट्रिक आयरन की वोल्टेज दिया है, हमें करंट बताना है। तो यहाँ पर हम सिंपल से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपना पावर वाला, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट में चेंज कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज हमारा सिंपल वोल्ट में है, किलो वोल्ट में तो है नहीं। तो आई निकालना है, तो P इक्वल टू VI, तो आई हम निकाल लेंगे इससे सिंपली, तो आपका 4.54 एम्पियर आ जाएगा। सी इसमें दिया है, सी का फर्स्ट ऑप्शन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। तो आपका देखो, जो अर्थ वायर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं जिनकी बॉडी मेटल की बनी है, ठीक। तो कभी ना कभी ऐसा होता है, बाई चांस जो हमारा लाइव वायर है वो कहीं से उसका इंसुलेशन हट गया या कुछ हो गया, और करंट जो है वो मेटल बॉडी में आ गई। अब मेटल बॉडी डायरेक्ट हमारे टच में होती है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, प्रेस हो गया, तो अगर हम उस बॉडी को टच करेंगे तो सीधा करंट हमें लगेगा और हमारा नाम सख्त हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए किया गया, जो मेटल बॉडी है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ वायर से, और ये अर्थ वायर जाके आपके घर के बाहर, जहाँ से आपका मेन मीटर लगा है या जो हमारा पावर स्टेशन है सिटी का, वहाँ पे वो अंडरग्राउंड अटैच होता है। यानी कि अगर बाई चांस आपके, मान लीजिए आपके प्रेस में कहीं से करंट आ गया उसकी बॉडी में, तो ये जो करंट है वो आपको ना लग के अर्थ वायर जो उससे जुड़ा हुआ है, अर्थ वायर से होता हुआ सीधे अर्थ में पहुंच जाता है, और आप जो इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगने वाला होता है उससे आप बच जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा अर्थिंग वायर है वो बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट है, लिस्ट 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन to avoid electrical accident, state how these precautions prevent possible damage to the circuit appliances। देखो, प्रिकॉशंस जो हमारे लाइट डैमेज के हैं या प्रॉब्लम्स के हैं, तो ये हम सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो अपनी वायरिंग है वो अच्छे वायर्स के थ्रू करना चाहिए। आपको जो कॉपर वायर वाले होते हैं केबल्स, वही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें जो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। कभी भी हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए कि मान लो एक साथ हमने फ्रिज भी चला दिया, वॉशिंग मशीन भी चला दी, मिक्सी भी चला दी, गीजर भी चला दिया, ठीक है, मोटर भी चला दी। तो इससे क्या होगा, जब वायर पे लोड पड़ेगा तो वो बर्न हो जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक
जो स्पार्क, ये सब चीज़ें होने की चांसेस होते हैं। वाटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सोर्सेज से अवे रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो आपका देखो जो ये पेपर है साइंस का 2025 का सेट 1, तो ये आपके सारे सेक्शन इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपको ये क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें अपनी नॉलेज पता चलती रहती है कि हमारी प्रिपरेशन क्या है और हमें आइडिया लगता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको रेगुलर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है और ये आपको रेगुलर पेपर्स आपको पीसीबी क्लब में मिलते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आप हमारी हेल्प करते हैं चैनल को ग्रो करने में और हमें मोटिवेट करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ या प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, या तो आपको मैथ्स मिल सकता है या तो साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।